हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी। यू स्टडी के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्यापम एसएससी रेलवे से संबंधित विज्ञान की जो हमारी सीरीज़ है उसका हम ये अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक जो है वो ग्रेविटेशनल होने वाला है, गुरुत्वाकर्षण होने वाला है। ये हम एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स के साथ में हम इसे पढ़ते हैं। यदि आप इस चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू यू स्टडी लाइव फॉर मोर वीडियोस। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक भी करें। तो आइए हम आज का ये लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण के साथ। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आपको कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण। जैसे एक पत्थर को हमने धागे पर लपेटकर जब हम उसे गोल गोल घुमाते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि हम बीच से जब हम घुमा रहे तो हम हाथ से उसे बल प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, गुरुत्वीय गति करता है। जिसके कारण वो क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। ठीक है ना। जो हाथ से हम बल लगा रहे थे उसको हम छोड़ देते, बल लगाना छोड़ देते, तो आपने देखा होगा कि वो पत्थर जो रहता है वो सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है। तो जो हम हाथ से जो बल लगा रहे थे वो मेन बल था, जिसके कारण वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा था। इस प्रयोग से हमें ये समझ में आया। इसका मतलब वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए कोई ना कोई बल की आवश्यकता होती है। उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और उसका फॉर्मूला होता है F = mv²/r। क्या फॉर्मूला होता है? mv²/r। ये हमारा अभिकेंद्रीय बल होता है। अब सोचो कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी परिक्रमा कर रहा है, तथा सूर्य के चारों ओर सारे के सारे नवग्रह और पूरा हमारा जो भी ग्रहों के चंद्रमा, ये सारे के सारे ये सब सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो पृथ्वी ने भी चंद्रमा को बांधे रखा है और सूर्य ने सभी ग्रहों को बांधे रखा है। तो ये कोई ना कोई अदृश्य सा बल जरूर है, जिसके कारण ये सभी घूम रहे हैं। अभिकेंद्रीय बल तो मिल रहा है उनको, लेकिन अभिकेंद्रीय बल दे कौन रहा है? चंद्रमा को अभिकेंद्रीय बल दे रही है पृथ्वी, और बाकी सभी ग्रहों को अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है सूर्य, जिसके कारण वो सभी उसके चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। ठीक है। तो सूर्य के आकर्षण बल के कारण ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण चंद्रमा उसकी परिक्रमा कर रहा है। क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रही है और सूर्य पूरे ग्रहों के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है। तो ये जो आकर्षण बल है, जो बल है जो अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है, उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल का जो कारण होता है वो द्रव्यमान होता है। क्या कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल के होने का? द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उसके अंदर आकर्षण बल होगा, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसमें दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल के बारे में उसने बताया था कि ये बल पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है, और इसका परिमाण निकालने के लिए हमें क्या करना है? उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल करना है तथा उनके बीच की दूरी का वर्ग करना है। ठीक है। उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसा न्यूटन ने बताया था। समानुपाती का चिन्ह हटाकर एक नियतांक लगाएंगे G, कैपिटल G यहाँ पर हमने नियतांक लगाया है, जिसका मान होता है 6.673 × 10⁻11, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखो G का मात्रक कैसे निकालेंगे? G को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये d² F के साथ गुणा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, और बटे में आ जाएगा m1 m2। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, डी मतलब दूरी, दूरी का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, यहाँ है दोनों द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, किलोग्राम का किलोग्राम में स्क्वायर मतलब किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा इसका मात्रक। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। ये याद रखना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 2400 किलोमीटर। ये भी याद रखना है। ठीक है, ये द्रव्यमान हो गया और ये हो गई हमारी त्रिज्या। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय बल। अब गुरुत्वीय बल क्या होता है?
हर वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब भी हम स्वतंत्रतापूर्वक किसी वस्तु को छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएंगी, इसका मतलब पृथ्वी उसे आकर्षित कर रही है। पृथ्वी के द्वारा जो बल, आकर्षण बल लगाया जाता है उसको बोलते हैं हम गुरुत्वीय बल। अब ये गुरुत्वीय बल लगाने से क्या होता है, ये एग्जाम्पल से समझो। जैसे एक कोई वस्तु है, वो ऊपर हमने पकड़ के रखी हुई है, तो हम स्थिर अवस्था में पकड़े हुए उससे, ठीक है, पकड़ के रखा मतलब स्थिर अवस्था में, तो उसका जो वेग होगा वो 0। लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं तो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वो वस्तु नीचे जाने लगती है और उसके वेग में 0 से वृद्धि होने लगती है। वेग बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और ये त्वरण किसके कारण उत्पन्न हुआ, पृथ्वी के कारण, इसलिए हम इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। अब जैसे बल जो होता है वो F = a में होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये बल के बराबर होता है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। यहाँ पर हम a के जगह पर ये कोई ऑर्डिनरी त्वरण ना होकर अब कौन सा बन जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो a के जगह पर g लिख देंगे, तो F = mg, ये गुरुत्वीय बल की ये गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, F = mg। यहाँ पर जो स्मॉल g होता है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है और उसका मान फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ही मात्रक आएगा यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो g का मान हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमने गति के जो समीकरण पढ़े थे वो भी बदल जाएंगे। अब वो किस प्रकार से बदलेंगे, वो 2 प्रकार से बदलेंगे। वो डिपेंड करता है कि जो वस्तु है वो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है कि ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जा रही है। यदि वस्तु को ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमारे 3 समीकरण किस प्रकार से बदलेंगे वो देखिए आप, ठीक है। पहला समीकरण था v = u + at, तो वो बन जाएगा v = u - gt, क्योंकि जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके वेग में कमी आती है, कमी के लिए यहाँ पर -g का उपयोग करेंगे। और ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो g के मान में वृद्धि होती है, इसका मतलब +g का उपयोग करना है हमें, समझ गए। नीचे से ऊपर वेग में कमी आ रही है इसलिए -g, ऊपर से नीचे वेग में वृद्धि होती है इसलिए +g। तो जहाँ पर a है वहाँ पर -g का उपयोग हो जाएगा जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, और जहाँ पर a है वहाँ पर +g का उपयोग हो जाएगा यदि ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु को फेंकेंगे। तो ये हमारे तीनों समीकरण हो गए इसके, ठीक है। क्या समीकरण थे, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2s। तो जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो समीकरण क्या हो जाएंगे, v = +gt, s = ut + gt ½ gt² और v² = u² + 2gs, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक कार किसी ऊंचाई से गिरकर 0.5 सेकंड में पृथ्वी पर आ गिरती है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और g का मान हमें क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और निकालना क्या है, कार की चाल निकालना है। पहला क्वेश्चन है कार की चाल निकालना है, औसत चाल निकालना है 0.5 सेकेंड में, और धरती से वो बिंदु की ऊंचाई क्या थी वो निकालना है, कहाँ से गिरी वो। तो क्या दिया हुआ है, t = 0.5 सेकेंड दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 0 और g का मान दिया हुआ है। यहाँ पर समीकरण हम लिखेंगे v = u + gt, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर वेग क्या मानते हैं हम, 0 मानते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे से ऊपर की तरफ उच्चतम बिंदु पर 0 मानेंगे वेग। समझ में आया। ऊपर से नीचे की तरफ जब भी वस्तु फेंकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अंतिम वेग 0 होता है। ये पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। तो v = u + gt हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर u का मान 0 है, g का मान 10 है, t का मान 0.5 है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैल्यू रख दी, 5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। ये क्या है हमारा, कार की चाल जब वो धरती से टकराएगा, ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा जब, ठीक है। अब औसत चाल क्या होंगी, प्रारंभिक प्लस अंतिम बाय 2, प्रारंभिक है 0, अंतिम है 5, डिवाइड करेंगे 2 से तो 2.5 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। s = ut + ½ gt², इसमें ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। u का मान 0 है हमारा, तो ये पहला वाला तो 0 हो जाएगा। आगे हाफ, g का मान 10, t का मान 0.5, तो उसका स्क्वायर, तो 1.25 हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। समझ में आ गया होगा। पहले जो दिया हो उसे निकाल लेना, फिर जो फॉर्मूले में पूछा है उसका फॉर्मूला लिखना है, और फिर उससे फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है। अभी हमने ऊपर से नीचे वाला क्वेश्चन किया, अब ये क्वेश्चन है नीचे से ऊपर वाला। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, ये दो चीज़ें हमें निकालना है। अब तय की गई दूरी कितनी दी है, तय की गई दूरी ये दी है हमें 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर ऊंचाई पे पहुंच रही है। अंतिम वेग यहाँ पर नीचे से ऊपर के लिए अंतिम वेग क्या होता है, 0 होता है, मैंने अभी बताया। गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर क्या लेंगे हम, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब 10 लेने का बोले तभी लेना है, ऐसे मन से नहीं लेना है, नहीं तो 9.8 ही लेना है जो दिया रहता है, जो हमें ज्ञात रहता है, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाले फॉर्मूले से हमारी क्या निकलेगा, वेग निकलेगा, क्योंकि एस वी जी तीन चीज़ें हमारे पास। एक हमें प्रारंभिक वेग निकालना है जिससे वो फेंकी गई है, जब भी नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग लगाना पड़ता है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर मतलब 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये तो निकालना ही है, प्लस 2as, तो प्लस में 2as, 2a का मान क्या है, गुरुत्वीय त्वरण मतलब 9.8 इंटू एस का मतलब 10, ठीक है। तो ये यू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस जी का उपयोग होगा, यहाँ पर किसका उपयोग होगा, माइनस जी का उपयोग होगा, तो यहाँ माइनस आएगा। और यू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9.8 में 10 का इंटू करेंगे तो 98 गुणा 2, 98 का 2 में गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 196, क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये यू स्क्वायर 196 आया, इसका मतलब यू कितना आएगा 14, क्योंकि ये 196 इसका स्क्वायर रूट होता है वो 14 का, तो पहले का आंसर आ जाएगा हमारा 14, यू कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। इसके बाद उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय निकालना है, तो उसके लिए आपको गति का पहला समीकरण यूज़ करना है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वी का मान है 0, u का मान है 14, यहाँ पर माइनस जी टी मतलब 9.8 इंटू टी, तो ये उधर ले जाएंगे तो प्लस का 9.8 टी हो जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा 14, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 9.8, कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 9.8, और इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.3 टी सेकेंड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा ये भी। अब हमें देखना है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। तो देखो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम उसका द्रव्यमान बोलते हैं। क्या होता है द्रव्यमान, मतलब किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अब कहीं पर भी चले जाओ पूरे ब्रह्मांड में तो वस्तु का द्रव्यमान वही रहने वाला है, चाहे पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, और ये अदिश राशि होती है, दिशा का कोई इस पर असर नहीं होता, ठीक है। और भार की बात करें तो भार क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा जितना आकर्षण बल लगाया जाता है किसी वस्तु पर वो उसका भार कहलाता है। F इज इक्वल टू एम जी, और यही बल हमारा किसके बराबर रहेगा, भार के, मतलब इसी को हम W बराबर एम जी लिखेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन, और यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। यह कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। जो ये जी होता है स्मॉल जी, उसका विभिन्न स्थानों पर मान देखेंगे हम, तो पृथ्वी सतह से ऊपर चले जाओ चाहे गहराई में चले जाओ, जी के मान में क्या होती है, कमी आती है। ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और केंद्र पर 0 होता है। क्या चीज़ें, 5 चीज़ें ये जी के मान के लिए याद रखना है। ऊपर या नीचे जाने पर कमी आती है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम, केंद्र पर 0, ठीक है। और सूर्य पर जी का मान कितना होता है, सूर्य पर पृथ्वी के जी के मान के से 27 गुना होता है जी का मान, तभी तो वो पूरे ब्रह्मांड को अपने चारों तरफ घुमा रहा है, ठीक है। सूर्य क्या कर रहा है, पूरे सूर्यमंडल को अपनी तरफ घुमा रहा है, ब्रह्मांड ने सूर्यमंडल को अपनी तरफ घुमा रहा है, जिसमें 9 ग्रह पूरे शामिल है। अब चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर चले जाए तो उसका जो जी का मान है वो 1/6 हो जाता है। अब इसकी क्या महत्व है,
इसका मतलब है कि उसके भार में भी 1/6 आ जाएगा। यदि 60 न्यूटन की कोई वस्तु है, वो चंद्रमा पर कितने की हो जाएगी? तो 1/6 मतलब 60/6 10 न्यूटन की रह जाएगी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, भार पूछा है ना। तो इसमें 9.8 का गुणा कर देंगे हम। त्वरण का मान होता है 9.8, W बराबर mg, तो W बराबर 10 × 9.8, इसका मतलब 98 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर नापने से 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, वहाँ पर आ जाएगा 1/6, मतलब 1.66, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.66 न्यूटन। आगे बढ़ते, अब हम उपग्रह के बारे में जानेंगे कि सैटेलाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं। सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमें दिया है। दूसरा हम जो बना के भेजते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। जैसे मून, टाइटन, ये प्राकृतिक उपग्रह है। और कृत्रिम उपग्रह कौन से? इनसेट, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग, ये सब कृत्रिम होते हैं। इनसेट मतलब इंडियन सैटेलाइट। ठीक है, और मून, टाइटन, ये सब कैसे है? प्राकृतिक उपग्रह है। हमारे यहाँ पृथ्वी पर अंतरिक्ष युग का प्रारंभ कब हुआ था? 1957 में हुआ था, जब अमेरिका ने अपना पहला स्पेस जो सैटेलाइट था, उपग्रह था, वो भेजा था उसने स्पेस में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो प्रारंभ हुआ था वो 1962 में हुआ था। इसके बाद हमारे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, जिसका मुख्यालय जो था वो हेडक्वार्टर बेंगलोर में रखा गया था, मतलब है अभी भी। और अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना जो भारत में हुई थी वो 1972 में हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है अंतरिक्ष के बारे में। ठीक है, क्या? अंतरिक्ष युग का प्रारंभ 1957, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962, इसके बीच में इसरो बना 1969, और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई 1972 में। ठीक है, अब हम कृत्रिम उपग्रह के बारे में देखते हैं। कृत्रिम उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भू स्थायी उपग्रह और एक होता है ध्रुवीय उपग्रह। एक को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक होता है पोलर सैटेलाइट। भूस्थायी उपग्रह जो रहता है वो पृथ्वी के साथ साथ एक बार फिक्स होने के बाद पृथ्वी जैसा घूर्णन करती है वैसा ही घूर्णन करता है। तो इसका घूर्णन समय पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर 24 घंटे होता है। ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर तक ये ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। और यहीं पर हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है 36,000 किलोमीटर पे। ये देखो, ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये बड़ा सा जो दिख रहा है, ये जो ऑर्बिट है, ये हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट है। और ये जो छोटे वोटे दिख रहे हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे भी दिख रहे होंगे, तो ये जो छोटे वाले हैं ये पोलर सैटेलाइट है, ध्रुवीय उपग्रह के लिए, जो कि पास में ही लगे होते हैं, 800 किलोमीटर ऊंचाई पर लगे होते हैं। और इनका जो घूर्णन समय होता है ये भी कम होता है, 84 मिनट होता है। मतलब ये दिन भर में करीब 12 से 14 चक्कर पृथ्वी के लगा लेते हैं। और इनका मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक होता है पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है? पृथ्वी से यदि किसी वस्तु को बाहर निकालना है, ऐसा बाहर निकालना है कि वो वापस लौट के ही ना आए, तो उसको पलायन वेग से भेजना पड़ेगा। पलायन वेग v बराबर होता है √2g और इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से ज़्यादा वेग से फेंक दिया जाए तो वो वस्तु कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकती। ठीक है, दूसरा होता है कक्षीय वेग। जो सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए आवश्यक वेग होता है उसकी कक्षा में, उसको बोलते हैं हम कक्षीय वेग। न्यूनतम वेग की आवश्यकता जो होती है किसी कक्षा में इस उपग्रह को स्थापित करने के लिए। और ये क्या होता है? VO बराबर √GRE। इन दोनों में यदि संबंध बताते हैं तो V बराबर होता है √2VO। ठीक है, V बराबर √2VO। अब ये अगला क्वेश्चन है कि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो पलायन कर जाए। तो यह हमारा पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध था, तो उसको √2 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। देखो,
वी बटे वी ओ हमने करा, इसको बटे में ले गए तो करनी 2/1, और ये होता है √2 1.414 वैल्यू होती है इसकी √2 की, ठीक है। और नीचे है 1, इसको यदि 100 मानेंगे तो ऊपर आ जाएगा 141, मतलब यदि ये 100 है तो ऊपर वाला कितना होना चाहिए 141, मतलब 41% की बढ़ोतरी करने पर कक्षीय वेग में वो क्या होगा, उपग्रह पलायन कर जाएगा, ठीक है। अब आगे दो चीज़ें पढ़ना है हमें, प्रणोद तथा दाब। प्रणोद क्या होता है, विशेष दिशा में लगने वाला नेट बल, कुल बल जो किसी विशेष दिशा में लगता है उसे बोलते हैं हम प्रणोद। और एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला जो प्रणोद होता है या बल होता है उसको हम दाब कहते हैं। दाब एक्चुअली में होता है बल का प्रभाव। दाब क्या होता है, बल का प्रभाव होता है दाब, और दाब बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल F/A, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, या फिर हम इसका मात्रक बोलते हैं पास्कल, ठीक है। जैसे जो स्कूल बैग आते हैं उसके जो गत्ते आते हैं टांगने वाले, वो मोटे बनाए जाते हैं ताकि हमें जो वजन है वो लगे ना बैग में, जितने भार है उसका वजन हमें ना लगे, इसलिए मोटे बनाए जाते हैं। यदि वो पतला होता तो यहाँ पर हमारे जो कंधे हैं उस पर चुभने लगता हमें, और मोटे बनाए तो नहीं चुभ रहा है। इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने से जो दाब का प्रभाव था वो कम हो गया। क्षेत्रफल कम रहता है तो दाब का प्रभाव ज़्यादा होता है, बल का प्रभाव ज़्यादा होता है, और क्षेत्रफल कम रहने से बल का प्रभाव ज़्यादा, और क्षेत्रफल ज़्यादा रहने से बल का प्रभाव कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो तरल में जो दाब होता है, जैसे ठोस है तो ठोस में तो दाब होता ही होता है, हम महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार जो द्रव होते हैं उनमें भी दाब होता है। यदि हम किसी बर्तन में उन्हें भरते हैं तो वो दीवार और आधार पर, बर्तन के आधार और दीवार पर एक दाब लगाते हैं जिसको हम तरल का दाब कहते हैं। तरल क्या होते हैं, द्रव और गैसें दोनों ही तरल होती है, जो बह सकती है वो तरल, ठीक है। अब जब हम किसी बर्तन में द्रव को भरते हैं तो वो बर्तन की दीवारों और सतह पर दाब लगाता है। अब यदि इस द्रव में कोई वस्तु को हम छोड़ देते हैं तो वस्तु नीचे की तरफ उसके भार के कारण नीचे बल लगाती है, और द्रव भी उस पर एक ऊपर की तरफ बल लगाता है, जिस बल को हम क्या बोलेंगे, उत्प्लावन बल। द्रव के द्वारा वस्तु पर ऊपर की तरफ लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है, ठीक है। और किसी वस्तु का डूबना या तैरना ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये उसके घनत्व पर निर्भर करता है। वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है कि वो वस्तु द्रव में डूबेंगी या तैरेंगी, ठीक है। घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन के द्रव्यमान को, वो किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में देखें तो कोई वस्तु को तरल या पानी में डुबोने पर वह हल्की तो हो जाती है, लेकिन कितनी हल्की हो जाएगी, तो ये आर्किमिडीज ने बताया था कि वो उतनी हल्की हो जाएगी जितना पानी वो बाहर फेंक दे, जितना पानी वो हटा दे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा। हमने क्या किया है, एक बर्तन में पानी लिया है, उसमें किसी वस्तु को डुबाया जा रहा है, जिसमें हमने उसके वजन को नाप के लिए ऊपर एक वेट मीटर लगा के रखा हुआ है, ठीक है, वेट करने के लिए लगा के रखा हुआ है, और हम इसका वेट मेज़र करते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमने वस्तु को इसमें डुबाया नीचे, तो मान लो वो 10 किलो की वस्तु थी तो वो 9 किलो की बची है। अब जब पानी में डूबी है वो, तो 9 किलो की बची है। और हमने देखा कि एक साइड में हमने बर्तन रख के रखा है, ये पूरा भरा हुआ था, हमने एक साइड में बर्तन रख के रखा हुआ है, तो हमने देखा कि उसमें कुछ पानी चले गया है, और वो पानी हमने जब यहाँ पर वेट देखा उसका पानी का, तो वो कितना था, वो भी 1 kg था। इसका मतलब ये वस्तु कितनी हल्की हुई थी, जितना पानी उसने यहाँ से निकाल दिया था। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि वह वस्तु कितनी हल्की हो जाएगी जितना वह पानी को हटाएंगी, ठीक है। अब इसके कुछ अनुप्रयोग होते हैं, जैसे लेक्टोमीटर में
आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किस में करते हैं? लेक्टोमीटर में करते हैं। लेक्टोमीटर क्या होता है? जो दूध की शुद्धता बताने के काम आता है। लेक्टोमीटर क्या काम आता है? दूध की शुद्धता बताने के लिए। एक आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है? द्रव के घनत्व को बताने के काम करता है हाइड्रोमीटर। ये सब याद रखना, ये आते हैं एग्जाम में। और तीसरा अनुप्रयोग है कि जलयानों तथा पनडुब्बियों का डिज़ाइन बनाने भी आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग होता है। ठीक है, अब ये लास्ट है हमारा आज का नोट। जल का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है। क्योंकि देखो, घनत्व और आयतन में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। मतलब यदि घनत्व ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में आयतन कम रहेगा। घनत्व ज़्यादा, आयतन कम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 4 डिग्री पर क्या होता है? घनत्व ज़्यादा होता है, इसका मतलब आयतन सबसे कम होता है। अब एक आपेक्षिक घनत्व आता है कि यदि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकालने को बोला जाता है तो इसका मतलब है कि उस पदार्थ के घनत्व की तुलना हमें पानी के घनत्व से करनी है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।